नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, ऐसा क्या है शेयर बाजार की आज चर्चा करेंगे कि यार वोलेटिलिटी इतनी क्यों बनी है। जब माइक्रो फैक्टर सब सही हैं, जब जीएसटी वीएसटी सब कट हो गया है, जीएसटी का भी सब पता चल गया है, तो इतना हल्ला गुल्ला मचने के बाद भी आज बाजार में कुछ हुआ क्यों नहीं या हो क्यों नहीं रहा। कल भी बाजार में कुछ नहीं हुआ, आज भी कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। भाई 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निफ्टी कोई खास बंद नहीं हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 7 पॉइंट गिर के बंद हुआ। और जो कल सेक्टर सबसे ज़्यादा चले थे वही सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिर गए। ऐसा क्या कारण रहा? क्या जो जेपी मॉर्गन है उसने रिपोर्ट निकाली है कि अगर कितना ही बियर से बियर मतलब ख़राब से ख़राब कंडीशन भी रहेगी, उसमें भी निफ्टी 30,000 चला जाएगा या 26,000 चला जाएगा, और अगर बुल केस रहा तो 30,000 चला जाएगा। उसका कुछ मायने हैं कि नहीं? जो एसबीआई की रिपोर्ट बताती है, वो कहती है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार पे एडिशनल बर्डन पड़ेगा। उसके बाद में भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। आज बाजार की चर्चा करेंगे सभी। सबसे पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों से नज़र डाले थे। आज जो एफआईआई का आंकड़ा आया, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1304 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने आज 1800 रुपये की खरीदारी की है। घरेलू संस्थागत निवेशक फिर भी संभाल रहे हैं बाजार को। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी कुछ भी नहीं हुआ, 6 पॉइंट चढ़ के 24,741 पे बंद हुआ। अगर बात करें तुम्हारा बैंक निफ्टी की, तो 39 पॉइंट बैंक निफ्टी चढ़ गया है, 39 पॉइंट चढ़ के 57,414 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो 7 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है, 80,710 पे सेंसेक्स अभी कारोबार कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर ख़राब इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी आज भारी भरकम बिकवाली देखने के लिए मिली जो, और उसके बाद जिस सबसे ज़्यादा मूड ख़राब किया वो करा निफ्टी आईटी ने। निफ्टी आईटी की भी काफ़ी भारी भरकम बिकवाली के साथ में मतलब 507 पॉइंट निफ्टी आईटी टूट गया, और लगभग ये मान के चलो 380 पॉइंट के आसपास 811 पॉइंट एफएमसीजी इंडेक्स टूट गया। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में हल्की फुल्की वो रही, 116 पॉइंट की तेज़ी रही, तो कोई खास नहीं है। अगर स्मॉल कैप निफ्टी की बात करोगे तो स्मॉल कैप में 33 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली, कुछ भी कोई खास ज़्यादा थी नहीं। सोना चांदी के ऊपर नज़र डाल लें तो सोने का भाव जो है वो 1,06,700 पे पहुँच गया है, और चांदी हमारी 1,23,300 पे कारोबार कर रही है। रुपया अभी तक एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड लो पे आ गया है, 88.32 पे भी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है 97 कुछ पे बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ करेंसी का एक पैरामीटर होता है, तो वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 66 कुछ प्रति पॉइंट पे है, 66.50 डॉलर प्रति बैरल पे अभी क्रूड ऑयल कारोबार कर रहा है। और जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन जो है 1,12,370 यूएसडी अमेरिका यूएस डॉलर पर कारोबार कर रहा है। जो आज की बात करें, विक्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने के लिए मिली है, 10.78 पे विक्स कारोबार कर रहा है, मतलब कहीं जाने का कोई विचार है नहीं। अगर बात करें जापान की, तो जापान का 440 पॉइंट जापान का बाजार उछल गया। हांगकांग के बाजार में भी काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। कारण है कि डील के कारण वो अमेरिका के साथ 15% की डील ले गई है, तो उसको लेकर के जापान के बाजार झमझमाझम वाले स्टाइल में चल रहे हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है कि भाई अगर बेयर केस रहा, ख़राब से ख़राब कंडीशन भी रही, तो भारत का जो शेयर बाजार की जो निफ्टी का भाव है वो 26,000 रहना चाहिए, और जो अच्छी कंडीशन रही तो 30,000 तक निफ्टी पहुंच सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट की माने तो एसबीआई बोल रही है कि अगर ये जीएसटी से नुकसान का आकलन करें तो वो नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जाकर के बनता है। डाउ फ्यूचर सुस्त है, और यूरोप के अगर बाजार को बात करें तो यूरोप का जो बाजार है उनमें मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। ऑल ओवर ग्लोबल परिस्थिति सब ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कुछ बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह खोल दिया है और फिर से कुछ बोल दिया है। क्या बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है, उसने अपनी ट्वीट पे एक जो उनका ट्वीट सोशल मीडिया है उस पर एक पोस्ट डाली, और पोस्ट किसकी थी? वो पुतिन की थी और जिनपिंग की थी। वो पुतिन की थी, शी जिनपिंग की थी और मोदी जी की थी। और ये कहा कि हमने भारत को और पुतिन को दोस्ती खो दी है। मतलब सीधा है कि उसके डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया है कि सरकार आपको अब अमेरिका आपके ये गलत कारनामों के कारण अमेरिका ने आप बड़ी जो 5 परमाणु संपन्न देश हैं उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। भारत एक अच्छा मित्र था, आपके कहने के कारण भारत से मित्रता आज टूट गई है।
टूटने की कगार पे है, जबकि भारत की तरफ से बहुत सटा हुआ जवाब दिया गया। जो भारत का विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स जो देखता है, उसने कहा है कि हम इसका जो आकलन करने के बाद हमारी बातचीत जारी है, मतलब ऐसा कहा गया है। उनने कहा है कि रूस, शी जिनपिंग मतलब चाइना, मोदी जी मतलब भारत, और जो तुम्हारा अभी नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन वो भी, और जो ब्राज़ील है, ये बड़े बड़े जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब के अगेंस्ट में आकर खड़ा हो गया है अमेरिका। और इस सिचुएशन में अगर कभी इन केस चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो इस परिस्थिति में अमेरिका को भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ जो खड़े हुए देश हैं वे केवल नाटो हैं या पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा। एक बार अगर पाकिस्तान से कर्जा मांग लिया ना चाइना ने, बोले तुझे कर्जा दे रखा, ला वो कर्जा दे दे, तो बोल देगा मुझे कोई झगड़े वगड़े से कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस ही हूँ, बस खड़ा ही हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो परिस्थिति ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हमने भारत को खो दिया है, लेकिन ये सलाहकार भी जान गए हैं कि भाई अब भारत के साथ में कहीं ना कहीं डील करनी पड़ेगी, अन्यथा भारत की जो जिस तरह से झुकाव है, मेरा तो ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे ही देना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया, उससे ज़्यादा अच्छा है उसने जो हमारी 70 साल से भारत और चीन के जो मतभेद चल रहे थे उन दोनों को करीब लाया है, और उन दोनों को करीब लाया और मित्रता वाले संबंध कायम किए हैं, तो नोबेल पुरस्कार तो उसका बनता है। नोबेल पुरस्कार की लड़ाई है, अगर आज भारत नॉमिनेशन कर दे कि भाई इसको नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, तो वो तो खुद ही आकर बोल देगा, बोले झगड़ा वगड़े में कुछ नहीं है, मैं 25% का एडिशनल टैरिफ वापस ले रहा हूँ और कहीं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। जो झगड़ा है वो नोबेल पुरस्कार का है, भारत ने उसकी जो श्रेय था वो वापस ले लिया, बोला नहीं नहीं इनका कोई लेना देना थोड़ी है नोबेल, इनको लड़ाई झगड़ा रुकवाने में, इन्होंने कुछ नहीं करा। हमारे पास पाकिस्तान का फ़ोन आया, हमने उस ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जनरली होता यही है कि जो बड़े देश हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन इसका नेगेटिव असर है, अगर बाज़ार पर देखा जाए कि शेयर बाज़ार पर इसका क्या असर है, तो शेयर बाज़ार पर इसका नेगेटिव असर है। लेकिन सोमवार तक सब लोग भूल जाएंगे, सोमवार तक किसी को याद नहीं रहेगा। कल और परसों 2 दिन का बीच में गैप पड़ गया, शेयर बाजार में सब भूल जाएंगे, इतना कोई ध्यान नहीं रखता है कि ये हो गया ये हो गया। अब बात कर लेते हैं आज सबसे बड़ी खबर कौन सी रही। सबसे बड़ी खबर नेपाल में जो नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और उसने नेपाल के अंदर 26 ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हैं, और जिस इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो कि अमेरिका के हैं उन्हें बैन कर दिया। बैन क्यों कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश लाई थी, और आदेश में ये था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इनकी साथ में एक अनियमितता हो रही है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, आप अगर नेपाल में कोई चला रहे हो, जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो उठा करके नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसे बैन कर दिया। अब वहाँ पे ना यूट्यूब चलेगी नेपाल में, ना फेसबुक चलेगी, ना व्हाट्सअप चलेगा, और ना ट्विटर चलेगा, मतलब ना एक्स चलेगा। क्या मानना है नेपाल अथॉरिटी का? देखो, वर्ष 2023 की बात है कि जापान ने और नेपाल ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा था कि भाई अगर आपको यहाँ पे कुछ चलाना है ना, व्हाट्सअप वगैरह या फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया कोई ऐप चलाना है, तो आपको नेपाल की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेपाल की टेलीकम्युनिकेशन है उसकी जो IT एक टीम है उसके साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे एक लोकल अथॉरिटी आपको देना पड़ेगा, जिससे जो वो मतलब कोई खबरें हैं जो नेपाल के अंदर चला रहे हैं, वो खबरें गलत चला रहे होंगे तो हम किसे पकड़ेंगे, या किसी के साथ में कोई फ्रॉड हो गया तो हम कैसे पकड़ेंगे। तो इन्होंने उसका कोई रजिस्ट्रेशन किया नहीं था, क्योंकि ऐसे इनको तो झमेला लगता है ना, क्या झमेला है, कौन पड़ेगा झमेले के चक्कर में। उसे देखते हुए नेपाल ने कर दिया उठा के बैन, बोला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब ना फेसबुक चलेगा, ना व्हाट्सएप चलेगा, ना ट्विटर चलेगा, जैसे एक्स बोल रहे हो। अब इन्हों पर चलाना है तो इन्हें क्या है, नेपाल टेलीकम्युनिकेशन की IT एक जो टीम है या IT का एक विभाग है उसके साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये नेपाल में उसे सुचारू रूप से चल पाएंगे। एक चीज़ जहाँ पेच फंसा है, पेच ये फंसा है कि इनका कहना ये है कि भाई हम चला तो लें, बाकी इन्होंने कहा एक लोकल अथॉरिटी आपको कर देनी पड़ेगी। अगर आपके सपोज करो फेसबुक पर कोई फेक खबर चल गई किसी अनावश्यक रूप से, तो उसे पकड़ेंगे किसे? हम उसे लोकल अथॉरिटी को पकड़ेंगे, जो फेसबुक ने लोकल अथॉरिटी दी गई है कि भाई अगर कोई दिक्कत है या किसी के साथ में कोई फ्रॉड हो गया है, किसी का फ़ोटो उठा कर किसी का लगा दिया, क्योंकि AI से आजकल ऐसा कुछ चल रहा है, तो उस सब चीज़ को देखते हुए नेपाल की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी बेहतर लिया गया है। भारत ने भी पहले कुछ दिन पहले इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वे बैन किए थे, टिकटॉक वगैरह जैसे,
लेकिन इनके ऊपर भारत को एक्शन हालांकि लेगी नहीं सरकार, क्योंकि अब सोचो आप ही खुद अपने इमेज करो कि अगर एकाएक आपको लगे कि यार अब ना व्हाट्सअप चलेगा, ना मनोरंजन का कोई साधन, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना यूट्यूब, तो अब तो क्या करोगे आप? लूडो खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, फिजिकली गेम खेलोगे, खो खो खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे। तो हालांकि ये खेल के पर्पज से नहीं बता रहा, बस नेपाल सरकार ने कड़ा कदम उठाया, बहुत कम लोग उठा पाते हैं। वोडाफोन आइडिया को खुशी किस बात की है? वोडाफोन आइडिया 10% चढ़ गया, कुछ नहीं है। वोडाफोन आइडिया चलता है खबरों के वजह। वोडाफोन आइडिया में एक दिन खबर आ गई कि इनका मामला पीएमओ में चला गया, तो और भाग लिया। और आज खबर आई है कि केंद्र सरकार कोई लगभग 1 लाख अरब डॉलर निवेश कर दे वोडाफोन आइडिया में, ऐसे निवेशकों को खोज रही है। 1 लाख अरब डॉलर मतलब 9,000 करोड़। पीएमओ में मामला गया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा तो मामला बहुत सीरियस है भाई। उन्होंने कहा भाई ऐसे बात नहीं होगी, टेलीकॉम मिनिस्टर बैठेगा, वित्त मंत्री बैठेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि यार इसे कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि डिओपोली बच जाए। जैसे तुम्हारा जियो है और एयरटेल है, ये 2 ही कंपनियाँ हैं जो अगर ये वोडाफोन आइडिया को साइड कर दिया जाए तो ये कंपनी बचती है। तो सरकार कहीं ना कहीं बचा रही है, और बचा रही है अपने आप को, क्योंकि सरकार के भी इसमें 49.20% की हिस्सेदारी है। मतलब अगर कंपनी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है और कंपनी आज डूब जाती है ना, तो 1,25,000 करोड़ तो सरकार का डूब जाएगा। सरकार सोच रही है कि यार इससे अच्छा कहीं ना कहीं इसे चिपका दिया जाए। सरकार निवेशक खोज रही है। निवेशक क्यों खोज रही है? कि यार कोई 9,000 करोड़ इसमें निवेश कर दे, और कौन हिस्सा डाइल्यूट करेगा? अब जो तुम्हारा पीएलसी एक कंपनी है जिसे हम वोडाफोन के नाम से जानते हैं, पीएलसी कंपनी है, पीएलसी वाले और आदित्य बिरला ग्रुप, ये इसमें से अपनी हिस्सेदारी लगभग 15% डाइल्यूट करेंगे। इनका कहना केंद्र सरकार का ऐसा है कि भाई आप इसमें से हिस्सा लेना चाहो तो हिस्सा भी ले लो, बाकी जो इसमें निवेश कर ले। और ऐसी मंशा है, क्योंकि 18,000 करोड़ की जो सरकार अभी किस्त देनी है वोडाफोन आइडिया को अभी, क्योंकि हर साल देती है वो, और 27,000 करोड़ का लॉस है कंपनी को साल दर साल की हिसाब से देखते जाए। तो कई बार बोल चुका है मैनेजमेंट कि हम इसे वर्ष 2026 में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, हम तो इसे बंद कर देंगे। तो सरकार चाहती है कि भाई इसे ऑपरेशन को चालू रखने के लिए इन्होंने बैंकों में आवेदन लगाया था 25,000 करोड़ का, कि हमें 25,000 करोड़ का लोन दे दो, लेकिन किसी बैंक ने इन्हें लोन नहीं दिया। लोन हो गया इनका रिजेक्ट, लोन रिजेक्ट हो गया, हालत होगी बहुत ख़राब। लेकिन अभी भी इनके पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर नया कोई ख़रीदार आ जाता है तो आएगा तो किस भी आप का आएगा। भाई सरकार को कई चीज़ें देनी पड़ेंगी। पहला तो जो एजीआर है, एजीआई की जो छूट है वो उसे 20 साल बढ़ाना पड़ेगा, 6 साल से, कि आप 20 साल में दे देना। दूसरा जो ब्याज लग रहा है कंपाउंड रेट, उसे घटाना पड़ेगा कि यार आप इसको मतलब जो नॉर्मल ब्याज है उसमें दे देना। तीसरा सरकार को ये श्योरिटी देनी पड़ेगी उसे, जो व्यक्ति आएगा, कि आप चिंता नहीं करो, आपको कुछ नहीं होने वाला, हम भागेंगे नहीं, मतलब आपका नुकसान नहीं होगा। कोई भी 9,000 करोड़ रुपए कैसे डाल देगा भाई? किसी कंपनी में अगर आप 9,000 करोड़ रुपए डाल रहे हो तो पहले सरकार से फोकस तो लो कि यार नहीं करना है, नहीं करना। तो ये चलता है कंपनी, जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है ना, ये चलता है खबरों के दम पे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, एक दिन चढ़ता है 10%, अगले दिन कोई खबर आ जाती टूट जाता है 5%। इस बार इसने फिर से जो ग्राहक थे वे गंवाए हैं 3,59,000 के आसपास में। पिछली बार जो गंवाए थे वो 7 लाख थे, तो खुशी इस बात की है कि वे पिछली बार से कम ग्राहक गंवाए हैं, लेकिन गंवा तो रहा है ना। ओला में क्या दिक्कत आ गई? ओला रोज़ टूट रहा है, कल भी 7% टूट गया, आज भी 7% टूट गया। ऐसा क्या हो गया ओला के साथ में? साथियों, ओला में जो होल्डिंग थी ना सॉफ्ट बैंक की, उस सॉफ्ट बैंक ने अपनी होल्डिंग बेची है, कल बेची है। और जब अगर कोई स्टॉक आपका 150 मतलब 160 चला गया था, 160 से लेकर अब 58-59 रुपये पे चल रहा है, और अगर 60 रुपये पे भी जो तुम्हारे पास में जिसकी होल्डिंग है, जिसका ज़्यादा शेयर है, जिसका ज़्यादा पैसे लगे हैं, अगर उसका तुम पे ट्रस्ट नहीं है, वो अपनी होल्डिंग बेच रहा है, मतलब विदाउट किसी बल्क माल बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को समझ लेते हैं कि यार अगर ये व्यक्ति बेच रहा है जो इस कंपनी में काफ़ी पुराना है, तो हमें ऐसा क्या लग रहा है कि भाई जो हम इस कंपनी को खरीदें। तो यही परिणाम है कि कंपनी जो ओला का शेयर है ना, ये 2 दिन से 7% टूटा, कल भी 7% टूट गया और आज फिर 7% टूट गया। और टूटा भी ऐसा है कि मतलब रिकवरी का कोई चांसेस ही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर 200 डे मूविंग एवरेज को देखोगे या उसका 50 डे मूविंग एवरेज को देखोगे तो टेक्निकली रूप से कमज़ोर है। ऊपर बाजार टिक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जो ऊपर फंसे हुए भाव में है ना, जो लोग फंसे हुए ना, तो भाव आया, बेचो, हाँ बेचा,
तो बेच कर रिलैक्स हो जाते हैं पहली फुर्सत में। तो रिटेलर बेच कर रिलैक्स हो जाते हैं, बाद में समझेंगे क्या है, पहले तो बेच दो। और आग में घी डालने का काम करती है एफआईआई। जैसे ही वो बेचती है धीरे से एफआईआई और बेच देती है। तो सपोज करो उसने 100 रुपये का माल मान लो 90 में बेच दिया, और उस अगले दिन वो भाव दिखता 70 का, तो बोलता देख मैं कितना समझदार हूँ, मैंने बेच दिया था ना 90 में। क्योंकि वो ना एक्चुअल में पहली बात तो जैसे ही खबर पॉजिटिव आती है तो भाव ऊपर आ जाता है, और भाव आने से रिटेलर को क्या लगता है कि यार अभी भाव आ गया, पहले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, और प्रॉफिट नहीं है तो कम से कम बराबरी में तो निकल जाए, एक बार निकल जाए, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसीलिए जब भी बाजार में ऊपर आते हैं तभी पकवाड़ी आ जाती है। अभी अमेरिका की 17 सितंबर को जो फेडरल बैंक है ना उसकी मीटिंग है, उसमें जिस तरह से रोजगार के आंकड़े आ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट की अमेरिका में रेट कट हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। उम्मीदें का कारण है क्योंकि कहीं इस बार पिछले 3-4 बार से हल्ला ज़्यादा मचा रहे हैं फेडरल बैंक के चेयरमैन जयराम पवेल, लेकिन काम नहीं कर रहे। कई बार वो बोल चुके हैं नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। इस बार उन्होंने बोला भी था जब मीटिंग हुई थी कि मैं इस बार कुछ 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करूँगा। तो इस बार हो सकता है वो रेपो रेट में बदलाव करते हैं। रेट कट करेगा तो हो सकता है एफआईआई का मूड बदल जाए, फिर आ जाए यार चलो कुछ खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। परिस्थिति ना अभी नाजुक बनी हुई है अगर ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की देखा जाए तो, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को कसम खा रखी है मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ। इधर जो कंपनी जो यो आया है अभी जीएसटी इन्फॉर्म आया है, इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लगभग 3 महीने 2 महीने लगेंगे। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे कंपनियों के, उन पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए घबराए नहीं, लंबे समय के लिए बने रहें। अगर बात करें बाज़ार की, तो बाज़ार में अभी तक की स्थिति में देखा जाए तो उतना सब अच्छा नहीं है। कारण है अमेरिका से डील ना होना, भारत के जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ताएं चल रही हैं उस पर कोई निर्णय नहीं निकला है। तो इसलिए घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, पैनिक नहीं करें। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे कुछ भी ना करें, क्योंकि एनएससी बोलती है सोच समझ के निवेश करो। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब काम क्या है, देखो सीधी बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है कि आपने डॉलर निकाल लिया। एक प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली साचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपके आज के किए गए निर्णय वे प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।